प्रभास की पत्नी का देहांत उसकी दूसरी संतान रिया को जन्म देते हुए हो गया था। तब से प्रभास ने ही अपने दोनों बच्चों सुनील और रिया की जिम्मेदारी को संभाला था। प्रभास ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। प्रभास गांव में पराठे का ठेला लगाया करता था। वो तरह तरह के पराठे बनाकर बेचा करता, जैसे आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा। उसके पराठे बहुत मशहूर थे। आओ आओ पराठे खाओ, गरम गरम पराठे खाओ, आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे। प्रभास के पराठों ने गांव के बाजार में रौनक लगाई हुई थी, क्योंकि सभी को उसके पराठे बहुत पसंद आते थे। एक दिन उसे पास के गांव की शादी में पराठे बनाने का ऑर्डर मिलता है। वो बहुत खुश था। वो दूसरे गांव जाते हुए अपने बच्चों से बोला, बच्चों मैं कल दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना और खाना समय से खा लेना और लड़ाई बिल्कुल मत करना। पापा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और हम बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। प्रभास ये सुनकर मुस्कुराता है और दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। लेकिन किसको पता था कि रिया और सुनील की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। प्रभास जब वापस आ रहा होता है तो एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही ये बात रिया और सुनील को पता चलती है, उनके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। भैया, अब हम क्या करेंगे? पापा हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? माँ पहले ही चली गई और अब पापा चले गए। हम तो अनाथ हो गए भैया। ऐसा मत बोल मेरी बहन, जब तक तेरा भाई तेरे साथ है तू अनाथ नहीं है। आज से तेरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। थोड़ी ही देर में दूसरे गांव का एक आदमी आता है और प्रभास ने जो दूसरे गांव में पराठे बनाए थे उसके पैसे देकर चला जाता है। उन पैसों से दोनों भाई बहन कुछ दिन अपना गुजारा चलाते हैं। कुछ ही समय में दोनों भाई बहन अपना खेत भी बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। समय गुजरा और दोनों बड़े हो गए। एक दिन रिया ने सुनील से कहा, भैया ऐसा रोज रोज नहीं चल सकता। अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। ये टूटी फूटी छत है हमारे सर पर और मैं नहीं चाहती कि हम घर बेच दे। तो क्या करे बहन, पिताजी के जाने के बाद हम दोनों ज्यादा अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर पाए। जो हमें कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो बोलो तो मैं कहीं मजदूरी का काम देख लेता हूँ। रिया अब सोचने लगती है और कुछ देर सोचने के बाद अपने भाई से बोलती है, आपको क्या काम करना है ये हम बाद में सोच लेंगे। सबसे पहले मैंने आज चाय पराठे बनाए हैं, हम पराठे खाकर सो जाते हैं। अब रिया अपने भाई सुनील के लिए चाय और पराठे लेकर आती है। पराठे बिल्कुल सादे थे। वो उन पर नमक छिड़कते हैं और चाय के साथ खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुनील के दिमाग में एक तरकीब आई और उसने रिया से कहा, अरे क्यों ना हम एक काम करें, तू और मैं पराठों का ठेला लगा लें। बाबा भी तो यही काम करते थे। जब उनके पराठों का ठेला इतना अच्छा चलता था तो लोग हमारे पराठे का ठेला भी पसंद करेंगे। और वैसे भी तू बहुत अच्छे पराठे बनाती है। पर भाई इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। हमें सब्जी भी तो लानी होगी पराठे बनाने के लिए, और हमें नहीं पता कि आलू के पराठे बिकेंगे या प्याज के या गोभी के। और अगर हमने सारी तरह के पराठे रखे तो ये हमें बहुत महंगे पड़ जाएंगे। दोनों भाई बहन कुछ देर सोचते हैं और उसके बाद ये फैसला करते हैं कि वो सादे पराठे बेचा करेंगे, ताकि जो लोग अपने घर से सिर्फ सब्जी लेकर आते हैं उन लोगों को पराठे खाने को मिल सके, और लोग अगर चाहे तो चाय खरीदकर उनके साथ भी पराठे खा सके। इसलिए वो लोग अपने पिताजी का पुराना ठेला निकालकर उसे साफ करते हैं और गांव में एक चाय की दुकान के बगल में अपने पराठे का ठेला लगा लेते हैं। जो भी चाय पीने आएगा, अगर उसे भूख लगी तो वो हमारा पराठा भी जरूर खाएगा। वैसे भी हमने पराठे का दाम बस 5 रुपए का रखा है। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हमारी दुकान जरूर चलेगी। चल अब ग्राहकों को आवाज लगाते हैं, पराठे ले लो पराठे, 5 के पराठे, 5 रुपए का एक पराठा, सादा पराठा। अब उनकी दुकान पर कुछ ग्राहक आने लगे थे। जो भी ठंड के मौसम में चाय पीने के लिए आता वो भी पराठे जरूर खाता। पराठों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी। तभी एक ग्राहक आया और बोला, जरा मेरे लिए एक आलू का पराठा लगा दो। भाई यहाँ पर आलू का पराठा नहीं मिलता, यहाँ पर सिर्फ सादे पराठे मिलते हैं। ये तो बहुत गलत है। कोई भी इंसान सादा पराठा कैसे खाएगा? अगर आप चाहे तो बगल की दुकान से चाय खरीदकर पराठा खा सकते हो। और भाई कोई चाय पीता ना हो तो वो क्या करे? ग्राहक ये बोलकर बिना पराठा खाए वहां से चला जाता है।
उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। अब दोनों भाई बहन मायूस हो जाते हैं। दोनों भाई बहन के कुछ पराठे बिक जाते हैं, लेकिन वो इस बात से उदास थे कि ये पराठे कब तक बिक पाएंगे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और उनकी पड़ोसन सीमा आती है। अरे सीमा आंटी, सब ठीक तो है ना? आप इस तरह, कोई चिंता की बात तो नहीं? अरे कोई चिंता की बात नहीं है मेरी बच्ची, मैंने ये अचार डाला था तो सोचा तेरे लिए भी ले आती हूँ। तुम लोग कई दिनों तक इस अचार को खा सकते हो। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम देरी से आए थे, इसलिए हमने कुछ बनाया ही नहीं था। अब हम दोनों भाई बहन इसी के साथ अपने बचे हुए पराठे खा लेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, और अचार और चाहिए हो तो बता देना, मैंने बहुत सारा अचार डाला है। सीमा ये बोलकर चली जाती है और अब रिया अपने भाई को पराठे के साथ अचार देती है और अचार खाकर उसका भाई कहता है, ये अचार तो सीमा आंटी ने सच में बहुत अच्छा बनाया है। कितना चटपटा और मसालेदार है। अरे भैया, क्यों ना हम अपने पराठे के साथ में अचार बेचे? ये सस्ता भी पड़ेगा और सब लोगों को हमारे पराठे के साथ कुछ खाने को भी मिल जाएगा। इससे सीमा आंटी की भी कुछ कमाई हो जाएगी। हम उनसे अचार खरीद लिया करेंगे और उन्हें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे दिया करेंगे। पर मेरी बहन, अभी तो हमारी ढंग से कमाई नहीं हो रही है, तो हम सीमा आंटी को हिस्सेदार कैसे बना सकते हैं? लेकिन हम उनसे उनका अचार खरीद तो सकते हैं ना? इससे उनको भी अपने बच्चों को पालने में दिक्कत नहीं होगी। आखिर हम दोनों भी तो अनाथ हैं। हम जानते हैं कि एक माँ या पिता का साया सर पर होना कितना जरूरी होता है। सुनील ये बात सुनकर भावुक हो जाता है और हाँ कर देता है, जिसके बाद वो सीमा का दिया हुआ अचार अपने ठेले पर रखकर पराठे के साथ देने लगते हैं। साथ में वो कुछ प्याज और हरी चटनी भी रख देते हैं, जिससे उनकी एक थाली तैयार हो जाती है। और अब वो उस थाली का दाम 10 रुपए कर देते हैं और उनके ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगते हैं। वही ग्राहक दोबारा आता है और कहता है, अरे आखिर तुमने अपने पराठे के साथ अचार और चटनी भी रख ही ली। अब आएगा तुम्हारा पराठे खाने का असली स्वाद। ग्राहक ये बात बोलकर जैसे ही पराठा खाता है, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। सच में ये बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। जब जब मुझे मेरी बीवी खाना नहीं देगी, मैं तुम्हारे ठेले पर आकर खा लिया करूंगा। ये बहुत सस्ता भी है। भाई, ये सब आपकी ही वजह से हो पाया है। अगर आप हमें ये सलाह ना देते तो शायद हम इस बारे में सोच ही नहीं पाते। ग्राहक पैसे देकर पराठे खाकर चला जाता है और उसके ठेले पर अब ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तभी उनके ठेले पर एक ग्राहक आता है और कहता है, पड़ोस के गांव में मेरी बहन की शादी है। हम नहीं चाहते कि हम पूरियों को रखें, हम चाहते हैं कि हम आलू की सब्जी और पराठे रखवाएं। तो अगर आप चाहें तो मैं ये ऑर्डर आपको देना चाहता हूँ। रिया ये सुनकर भावुक हो जाती है, क्योंकि कई सालों पहले उसके पिता भी ऐसे ही किसी शादी में काम करने गए थे और वहाँ से कभी वापस नहीं आए। लेकिन सुनील बात को संभालता है। ठीक है भाई, हम आपका ये काम कर देंगे। ठीक है, ये है एडवांस और 20,000 काम होने के बाद। अपने हाथ में 20,000 रुपए आते देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। लेकिन रिया तब भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो या उसका भाई दूसरे गांव जाए। दोनों घर आए और रिया ने कहा, भाई, मुझे नहीं लगता कि आपको या मुझे दूसरे गांव जाकर ये ऑर्डर पूरा करना चाहिए। मैं अपने माता पिता को तो खो चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं खोना चाहती। मेरी बहन, कुछ नहीं होगा, तू विश्वास रख। जब तक मैं तुझे तेरे ससुराल विदा ना कर दूं, तेरा भाई कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी तेरी शादी करनी है तो पैसे भी तो जोड़ने हैं। सुनील रिया को बहुत समझाता है और रिया मान जाती है, जिसके बाद सुनील दूसरे गांव में पराठे का ऑर्डर पूरा करने के लिए चला जाता है और रिया अपना ठेला लगाती है। रिया बहुत डरी हुई थी और बार बार यही दुआ कर रही थी कि उसका भाई सही सलामत वापस आ जाए। जैसे ही सीमा शाम को घर जाने लगती है तो बहुत तेज बारिश आती है और वो अपने घर जाकर सोचती है, भगवान, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे पिताजी को तो आपने मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरे भाई को वापस मेरे पास भेज दीजिए।
जैसे जैसे रिया की भगवान से दुआएं बढ़ रही थी, वैसे वैसे बारिश का कहर भी बढ़ रहा था और वो रोने लगती है। वो दहलीज पर खड़ी थी कि तभी गांव के 2 लोग उसके घर के आगे से गुजरते हुए बातें करते हैं और उसे पता चलता है कि उस गांव में किसी का एक्सीडेंट हुआ है। वो गांव में नंगे पांव भागकर उस तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी पड़ोसन सीमा मिलती है और वो उसे रोक लेती है। अरे रिया, तू पागल हो गई है क्या? इतनी रात गए कहाँ भाग कर जा रही है, वो भी इतनी ठंडी बारिश में? आंटी, मेरा भाई दूसरे गांव ऑर्डर पूरा करने के लिए गया था, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आया और मैंने अपने घर के बाहर से जाते हुए लोगों को बातें करते सुना कि पड़ोस के गांव में किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अरे पगली, जरूरी नहीं कि वो तेरा भाई ही हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेरे भाई सुनील को तेरे घर की तरफ जाते हुए देखा है, तो घर जाकर देख, तेरा भाई घर आ गया है। वो बेकार में तुझे घर से बाहर देखकर परेशान होगा। रिया को ये सुनकर तसल्ली आती है और वो तुरंत ही अपने घर भाग जाती है। तो देखते ही देखते उसका भाई दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। रिया तुरंत ही जाकर उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, भैया, मुझे तो लगा था कि मैंने आपको खो दिया है। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने आपको कुछ नहीं होने दिया। अरे पगली, मैंने बोला था ना कि तेरा भाई तुझे ससुराल विदा किए बिना कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद अगले दिन दूसरे गांव के ऑर्डर से आए हुए पैसे से गांव में अपनी छोटी सी अचार पराठे की दुकान डाल लेते हैं। धीरे धीरे उनका काम बहुत ज्यादा अच्छा चलने लगता है और वो अपनी दुकान पर आलू, प्याज, गोभी, पनीर और भी तरह तरह के पराठे रखने लगते हैं, जिससे कि उनकी दुकान पर और भी ग्राहक आने लगते हैं। तेरे लिए भोलापुर गांव के मनोज का रिश्ता आया है। उसकी सरकारी नौकरी है और उनको दहेज भी नहीं चाहिए। आप मेरे लिए मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे पिता है। जो आप मेरे लिए सोचेंगे वो अच्छा ही होगा। रिया ये बोलकर शर्मा जाती है और उसके बाद सुनील उसके शर्माने में उसकी हाँ समझता है और कुछ ही दिनों में रिया को शादी करके भोलापुर विदा कर देता है। जिसके बाद सुनील भी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेता है और अपनी दुकान को अच्छे से संभालता है। वो हर महीने रिया की हिस्सेदारी उसे दिया करता ताकि वो भी आत्मनिर्भर रहे और दोनों गरीब अनाथ भाई बहन के अचार पराठे के इस व्यवसाय की वजह से सीमा को भी आर्थिक सहायता मिलती है और वो भी अपने बच्चों को पालने में सक्षम हो पाती है। कल्पना काम से आते समय बाजार से सब्जी खरीद रही थी। तभी हरी हरी पालक पर उसका ध्यान जाता है और वो पालक खरीद कर घर आ जाती है। उसका 12 साल का बेटा रौनक पालक को देखते ही मुंह बना लेता है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? क्या आज से पहले तूने पालक नहीं देखी? माँ, तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम इसे उठा कर ले आती हो। मुझे नहीं खानी पालक की सब्जी। हाँ। अरे क्यों नहीं खानी तुझे पालक? तुझे पता है इसमें कितना ज्यादा आयरन होता है। इसे खाएगा तो फौलादी बन जाएगा। फौलादी? माँ, वो क्या होता है? अरे ताकतवर, बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत। तभी कल्पना की बड़ी बेटी पारुल भी आ जाती है। वो रौनक से बड़ी थी और बहुत समझदार भी। घर के हालातों को देखते हुए वो पड़ोस में ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कल्पना एक फैक्ट्री में काम करती थी और बड़ी मुश्किल से ही वो गुजारा कर पाती थी। बच्चों की पढ़ाई, किराए का मकान और रोज बढ़ती महंगाई ने कल्पना की कमर तोड़ कर रख दी थी। इसलिए उसकी 11वीं में पढ़ने वाली बेटी पारुल ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। माँ, आज तो बहुत देर हो गई मुझे। आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं है। इतना सारा होमवर्क स्कूल से मिला है और किसी ने किया नहीं। अगर ना करवाती ना तो उनके मम्मी पापा मुझे ही सुनाते। कितनी समझदार है तू, हर चीज को समझती है बेटा। मैं फिर पूछती हूँ, तेरी पढ़ाई का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना? देख, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले साल भगवान की दुआ से तेरे अच्छे नंबर आ जाएं। बस 2-3 साल की पढ़ाई और होगी, फिर मेरी बेटी एक कामयाब अफसर बन जाएगी। माँ, लगता है तुम्हारी ये चाह एक दिन मुझे अफसर बना कर ही छोड़ेगी। अच्छा बताओ ना माँ, खाने में क्या बना रही हो? बहुत तेज भूख लगी है। मैंने तो दोपहर में भी खाना नहीं खाया। सोच रही थी आज पालक का साग बनाऊंगी, लेकिन रौनक मना कर रहा है। अब तो हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है, क्यों ना पकोड़े बनाए? रोज ही तो खाना खाते हैं, वही दाल चावल रोटी। आज पकोड़े बनाओ ना माँ। चलो, ये ठीक रहेगा। पकोड़े तो सभी खा लेंगे। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा पकौड़े। उसमें भी तो पालक होगा ना।
आजकल तुम्हारे बहुत नखरे बढ़ गए हैं रौनक। देख रही हूँ पालक है तो क्या हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? माँ अभी काम से आई है, कितना थकी हुई है। माँ इसकी बात मत सुनो, पकोड़े ही बनेंगे। और फिर कल्पना पकोड़े बनाने लगती है। वो पकोड़े के साथ चटनी भी बनाती है। सारा परिवार बैठकर पकोड़े खाता है और रौनक, जो पालक के पकोड़े का नाम सुनकर मुंह बना रहा था, सबसे ज्यादा पकोड़े वही खाता है। अब क्या हुआ, इतने सारे पकोड़े क्यों खा रहा है? क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं और कितने करारे हैं। माँ कल फिर बनाना। हाँ ये लो, अभी तो खा नहीं रहा था और अब कल फिर बनाना। फिर रात का काम खत्म करके कल्पना और बच्चे सब सो जाते हैं। सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और कल्पना अपनी फैक्ट्री। दोपहर को स्कूल से आकर पारुल ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है और रौनक घर पर रहता। इन तीनों की यही दिनचर्या चल रही थी। कल्पना ने पति के गुजरने के बाद से फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। जितनी आमदनी होती, खर्चे उससे ज्यादा ही थे। सब माँओं की तरह कल्पना का भी सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं, तो वो गंगा नहा कर आ जाए। लेकिन जिंदगी में उथल पुथल ना हो तो फिर जिंदगी कैसी। एक दिन रौनक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी वहां से गुजर रही तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और उसे बहुत चोट आती है। सब उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और कल्पना को सूचना देते हैं। कल्पना पारुल के साथ जब अस्पताल जाती है तो अपने बेटे रौनक को बहुत बुरी हालत में पाती है। भगवान का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा बच गया। हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है और सर में चोट लगी है। मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा, बताओ ना मुझे, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? चोट तो बहुत लगी है, टाइम लग जाएगा तुम्हारे बेटे को ठीक होने में। वैसे तो कल्पना का बेटा सरकारी अस्पताल में था, लेकिन दवाइयाँ सारी बाहर से लेनी थी और वो भी महंगी महंगी। घर की जमा पूंजी 1 हफ्ते में ही खत्म हो गई। अपने बेटे की देखभाल के कारण कल्पना काम पर भी नहीं जा पाई। पारुल ने भी अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि वो अब घर को देख रही थी और अस्पताल में आना जाना भी कर रही थी। फिर कुछ दिन बाद रौनक को कल्पना घर ले आती है। सुनो पारुल, तुम थोड़ी देर रौनक को देखो, मैं फैक्ट्री जाती हूँ। बिना बताए इतने दिन की छुट्टी हो गई। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं देख रही हूँ भाई को। कल्पना जब फैक्ट्री में जाती है तो वहाँ का मैनेजर कल्पना पर भड़क जाता है और उसे काम से निकाल देता है। घर में बीमार बेटा और अब हाथ में काम भी नहीं था। कल्पना को भयानक ख्वाब दिखाई देने लगे, जैसे कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। शाम हो चुकी थी। वो घर की तरफ आई तो उसने देखा कि फुटपाथ पर कुछ लोग अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाकर बेच रहे हैं। काम छूट गया है और घर में पैसे भी नहीं बचे। नौकरी ढूंढने जाऊंगी तो भी पैसे चाहिए। इन लोगों की तरह क्या मैं भी कुछ बनाकर नहीं बेच सकती? कल्पना के दिमाग में तरह तरह के खाने घूम रहे थे कि वो आखिर ऐसा क्या बनाए कि जो रोड पर खड़े होने के बाद बिक जाए। इसी उधेड़-बुन में वो घर पहुंच जाती है और पारुल से बात करती है। माँ, इतना सोचने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे पास इतने पैसे तो बचे नहीं हैं। सस्ती चीज में अगर देखा जाए तो इस वक्त पालक ही है। और तूने उस दिन पालक के पकोड़े भी तो कितने अच्छे बनाए थे। रौनक तो आज भी कह रहा था कि उसे पालक के पकोड़े खाने हैं। एक काम करते हैं ना माँ, हम दोनों मिलकर पालक के पकोड़े बेचते हैं। कम से कम रोज हाथ में पैसे तो आएंगे। ये तूने अच्छा कहा। हाँ, पालक के पकोड़े। मैं पालक के पकोड़े का काम करूंगी। और क्या कहा तूने? रौनक को पालक के पकोड़े खाने हैं। रुक, मैं अभी बाजार से पालक खरीद कर लाती हूँ। तभी कल्पना जाकर पालक खरीद लाती है और अपने दोनों बच्चों को पालक के पकोड़े बनाकर खिलाती है और रात भर यही सोचती है कि आखिर वो किस तरीके से अपना काम शुरू करे। अगले दिन सुबह, माँ, ये थोड़े से पैसे हैं जो मैंने गुल्लक में जमा किए हुए थे। रात भर तुम सोई नहीं, मैं ये सब देख रही थी। तुम्हें यही चिंता थी ना कि कहाँ से पैसे आएंगे? ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 700 रुपए हैं। पर मुझे लगता है माँ, इससे काम हो जाएगा। कभी कभी सोचती हूँ अगर तू ना होती तो क्या होता। ये तो बहुत हैं, मैं इनसे ही काम शुरू करूंगी। सुन, मैं बाजार जाती हूँ और सामान खरीद कर ले आती हूँ। और तेरी भी कई दिन की स्कूल की छुट्टी हो गई है, कल से स्कूल जाना शुरू कर दे। ठीक है माँ,
थोड़े दिनों में रौनक भी ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। कल्पना बाजार जाती है और पालक के पकौड़े का सारा सामान खरीद कर ले आती है। फिर वो घर की एक कढ़ाई को मांज धोकर अच्छे से तैयार करती है। एक बड़ा पतीला लेती है और सारा सामान और घर का ही गैस चूल्हा लेकर जहाँ सब लोगों ने सामान लगाया हुआ था वहीं जाकर वो भी सामान लगा देती है और पालक के पकौड़े बनाने लगती है। थोड़े से पकौड़े बनाने के बाद वो आवाज लगाती है, आओ आओ, गरम गरम पालक के पकौड़े खाओ, आयरन से भरपूर, सेहत बने खूब। अब अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी और उधर गरम गरम पकौड़ों की खुशबू से दो आदमी जो वहां खड़े थे पकौड़े खरीदते हैं। कैसे दिए पकौड़े? 30 के 8 पकौड़े हैं। फिर वो आदमी कढ़ाई में देखता है, गरम गरम पकौड़े तेल में खौल रहे थे और दिखने में भी वो करारे लग रहे थे। वो कल्पना से एक प्लेट देने के लिए कहता है। कल्पना एक प्लेट में पकौड़े रखकर उसके साथ हरी और लाल चटनी खाने के लिए देती है। वो दोनों एक ही प्लेट में पकौड़े खा रहे थे और पकौड़े खत्म होने के बाद, भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। इतने करारे और चटपटे पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए। उधर से काफी लोगों का आना जाना था। शाम के समय अधिकतर लोग वहां पर खाने पीने का सामान खरीदने ही आ रहे थे, इसलिए कल्पना जोर जोर से आवाज लगा रही थी ताकि सबका ध्यान उसके पकौड़ों की तरफ भी जाए। आंटी आंटी, एक प्लेट पकौड़े देना, मुझे तो पालक के पकौड़े बहुत पसंद हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है, लग रहा पकौड़े भी अच्छे होंगे। कल्पना उन दोनों को पकौड़े खाने के लिए देती है और मन ही मन उसे खुशी भी हो रही थी कि आज उसके हाथ में काम खत्म होते ही पैसे होंगे। जैसे जैसे 8 बजने वाले थे वैसे ही लोगों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया, लेकिन कल्पना तो आई ही थोड़ी देर से थी, इसलिए उसका सामान भी अभी काफी बचा हुआ था। बस अब 2-3 खाने वाले ही वहां पर खड़े हुए थे और कल्पना थी। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और इधर उधर खाने की चीजें तलाश करते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो वो कल्पना के पास आकर पकौड़े देने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर रुको, अभी गर्मा गर्म पकौड़े तैयार कर देती हूँ। और फिर कल्पना ने जल्दी से पकौड़े तैयार किए और उन सबको खाने के लिए दे दिए। भाई कसम से मजा आ गया। ऐसी ठंड में गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं तो इससे अच्छी बात ही क्या है। सच कहा भैया, ऐसी ठंड में और ऐसे करारे करारे पालक के पकौड़े, वाह वाह, मजा आ गया। कल्पना ने उन सब के पैसे लिए और उनको अपनी साड़ी के पल्ले में बांध दिया। फिर खाली बर्तनों को देखा और भगवान को शुक्र अदा किया। हे प्रभु, तेरी बड़ी कृपा है, बस इसी तरह रोज खाली बर्तनों के साथ घर जाऊं। फिर कल्पना घर चली जाती है तो देखती है कि पारुल ने खाना बना कर रखा है। ये देखकर कल्पना खुश हो जाती है। वो रौनक को देखती है। रौनक गहरी नींद में था। माँ, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि काम अच्छा हुआ है। सही कहा तूने, काम सचमुच में बहुत अच्छा हुआ। देख, सारे बर्तन खाली हैं। बस थोड़ी देर तक रुकना पड़ेगा क्योंकि वहां से सब लोग 8 बजे ही सामान हटा लेते हैं और अगर मैं देर तक दुकान लगाऊंगी तो जरूर रोजाना सामान बिक जाएगा। माँ, तू घर की चिंता मत कर और हाँ, रौनक की भी नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। जानती हूँ। उसके बाद कल्पना रोज पालक के पकौड़े बेचती और घर पैसे लेकर आती। 1 महीने बाद रौनक भी ठीक हो गया। दोनों बहन भाई स्कूल जाते और शाम को अपने स्कूल का काम खत्म कर अपनी माँ की मदद भी करते। इस तरह कठिन परिस्थितियों में भी घबराने के बजाय कल्पना ने पालक के पकौड़े बेचने का जो निर्णय लिया वो उसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। हीरापुर नाम के गांव में एक किसान घनश्याम की 2 बेटियां थीं, निधि और विधि। घनश्याम ने 1 साल के अंदर ही अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। निधि का पति साहूकार था और शहर में उसका अच्छा खासा काम चल रहा था। विधि का पति गांव में रहकर खेती बाड़ी कर रहा था, लेकिन वो पढ़ा लिखा था और उसकी एक ही इच्छा थी कि वो शहर जाकर नौकरी करे। अच्छा भला खेती बाड़ी का काम है हमारा, शहर जाकर किराए का घर लेंगे और
वहां के खर्चे भी तो देखो कितने हो जाते हैं। विधि कमल को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। वो अपनी सास से भी बोलती है, तुझे क्या लगता है बेटी, मैंने उसको समझाया नहीं होगा? कितने सालों से इसने यही जिद लगा रखी है और अब तो अपनी जिद पर अड़कर बैठ गया है। यहाँ अपना घर है, थोड़ी सी ही सही, पर अपनी खेती बाड़ी है। कमल निधि के पति से बात करने के बाद शहर में ही एक छोटा सा किराए का मकान ले लेता है और अपनी माँ और पत्नी के साथ वहां जाकर रहने लगता है। एक अच्छी जगह उसकी जॉब भी लग जाती है। कुछ महीने आराम से निकल जाते हैं कि तभी कमल को भी एहसास होने लगता है कि शहर के खर्चे उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक दिन निधि विधि के घर आती है। निधि के पति की बहुत अच्छी कमाई थी, इसलिए उसके ठाट बाट भी अमीरों वाले हो गए। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में विधि के घर आती है। हे भगवान, कैसी जगह घर लिया है तूने? गाड़ी खड़ी करने की जगह तक नहीं है यहाँ पर। बस बहन, जल्दी जल्दी में जो मिला वही इन्होंने ले लिया। चल तू अंदर आ, मैं बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन शहर में आकर भी तूने अपनी वेशभूषा चेंज नहीं करी। कैसी मरीज सी लग रही है। क्या हुआ? कमल तेरा ख्याल नहीं रखता क्या? निधि देखती है कि विधि की सास वहीं बैठी हुई हैं। अंदर जाकर वो देखती है कि वो सिर्फ एक कमरे का मकान था, जिसमें बाहर ड्राइंग रूम और पीछे एक कमरा था और एक छोटी सी किचन। ये सब देखकर निधि मुंह बनाने लगती है। मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी कि तेरा पहला करवा चौथ है यहाँ पर। चल मेरे साथ बाजार चल, हम लोग करवा चौथ की शॉपिंग कर लेते हैं। मैं तुझे ऐसी दुकान पर लेकर जाऊंगी जहाँ बहुत ही सुंदर साड़ियाँ मिलती हैं। बहन, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, पर मैं बहुत महंगे कपड़े नहीं खरीदूंगी। वो क्या है ना कि घर के हालात अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एक तो तू ये गरीबों वाला रोना रोना छोड़ दे। अरे पैसे खर्च करेगी नहीं तो फिर कमाने की इच्छा भी नहीं होगी। तू क्यों फिक्र करती है? कमल है ना, वो कमा तो रहा है। विधि को समझ नहीं आ रहा था कि वो निधि को किस प्रकार समझाए कि यहाँ एक छोटे से मकान का किराया कितना है और बाकी सारे खर्चे निकालकर उसके हाथ ज्यादा कुछ नहीं बचता। माँ जी, अगले हफ्ते करवा चौथ है, तो मैं निधि के साथ करवा चौथ के लिए सामान लेने जा रही हूँ। आप बताइए ना, आपके लिए क्या लाना है? मुझको तो कुछ नहीं चाहिए बहू, बस थोड़ा सा शहर का खर्चा ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या है ना कि चीजें महंगी मिलती हैं, तो जरा सोच विचार कर ही लेना बेटा। अभी तो तेरी शादी हुई है, जो भी कपड़ा तूने आज तक नहीं पहना वही पहन ले। अरे चाची जी, कैसी बातें कर रही हो? निधि का पहला करवा चौथ है, जरा धूमधाम से मनाने दो। रखे हुए कपड़े तो रखे हुए ही होते हैं। मुझे देखो, 2 साल हुए हैं मेरी शादी को। पिछले करवा चौथ पर तो मैंने पूरे 55,000 खर्च कर दिए थे। 55,000? ऐसा क्या ले लिया था तूने बेटी? मेरी सब सहेलियां सोने की कुछ चीजें ले रही थीं। मुझे भी वहां अपने लिए 2 अंगूठियां पसंद आ गईं, तो बस मैंने खरीद ली। और इस बार तो मैंने पक्का सोच लिया है, मैं सोने का हार खरीदूंगी। करवा चौथ तो मौका ही ऐसा होता है, जितना ले सको अपने पति से उपहार के तौर पर ले लो। पर बेटा, ये तो फिजूल खर्ची हुई ना। इस तरह की चीजें लेने से क्या होगा? ये तो भक्ति भाव का त्योहार है। माँ करवा ये तो कभी नहीं कहती कि तुम इतना सारा सोना गहना पहनकर मेरी पूजा करो। निधि मुंह बनाकर बाहर आ जाती है। विधि उसे समझाती है कि उनकी उम्र हो चुकी है, उनकी बातों का बुरा मत मानना। फिर दोनों बहन बाजार जाती हैं। विधि देखती है कि निधि 5-6 हजार से कम की साड़ी ही नहीं देख रही थी। फिर वो बहुत सारी साड़ियों में से एक साड़ी पसंद कर लेती है जो उसे पसंद आती है। साड़ी 5,000 की थी। वो पेमेंट कर बाहर आकर बोलती है, तूने अपने लिए कोई साड़ी क्यों पसंद नहीं की?
मैं तो कोई 500 तक की कोई साड़ी देख लूंगी। बस मैं इतना ही खर्चा कर सकती हूँ। निधि को विधि का इस तरह कंजूसपन अच्छा नहीं लग रहा था। विधि एक छोटी सी दुकान से एक 500 रुपए की साड़ी खरीद लेती है। फिर वो लोग करवा खरीदने जाते हैं तो विधि मिट्टी का करवा लेती है और निधि एक सुंदर सी थाली लेती है जिसमें सारा सामान सजा हुआ था। तुम भी ना विधि, वो दुकान वाला मेरा जानने वाला था। क्या सोच रहा होगा वो कि एक बहन इतनी अमीर है और एक इतनी गरीब। आगे से मैं तेरे साथ कभी भी करवा चौथ के लिए तो क्या, मैं वैसे भी शॉपिंग करने नहीं आऊंगी। विधि निधि से कुछ नहीं कहती। दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाती हैं। निधि जाकर अपनी ननद को सारा सामान दिखाती है। वाह भाभी, तुमने तो बहुत अच्छी शॉपिंग की है। और तुम्हारी बहन ने क्या क्या लिया? क्या उसने भी ये सब सामान लिया? पूछ मत, मैं तो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। 500 रुपए की साड़ी और मिट्टी का करवा खरीद के गई है। मैं तो उसे अपने घर बुलाने के लिए भी नहीं बोलकर आई। पता नहीं कैसी बनकर आए। और मुझे तो अभी पार्लर भी जाना है। क्या आपकी बहन पार्लर नहीं जाएगी? उफ, क्या बताऊं, मैं तो पहली बार उसके घर गई। घर शुरू होते ही खत्म हो गया। उसकी सास पूरे दिन वहीं बैठी रहती हैं और ऊपर से छोटे छोटे सस्ते से कप में चाय डालकर ले आई। भगवान का नाम लेकर मैंने वो चाय गले से नीचे उतारी। करवा चौथ से पहले दिन निधि अपनी ननद के साथ पार्लर से मेहंदी लगवाकर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में विधि दिखाई देती है। वो उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विधि को निधि नजर आ जाती है और वो उसके पास आकर बोलती है, अरे अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं मिल गई। कल मेरी सास सब लोगों को करवा चौथ की कथा सुनाएंगी। तुम भी आना। अरे वाह निधि, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत सुंदर है। अब हाँ ठीक है, तू बता, वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो बस मेहंदी की कीप लेने आई थी और कल पनीर की सब्जी बनेगी ना, तो इसके लिए पनीर भी लेने आई थी। अच्छा अच्छा, वैसे हम लोग तो कल शाम को डिनर के लिए बाहर जाएंगे। मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग कल मिलकर अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। तुम मेरे घर आना और हम दोनों बहनें मिलकर करवा चौथ का व्रत वहीं मनाएंगे। जमाना कहाँ पहुंच गया है और आप अभी भी व्रत रखने के बाद खाना बनाओगी? उफ, पसीने में लथपथ क्या त्योहार मनाना। एक ही दिन तो होता है, फिर क्यों ना अपनी मनमानी की जाए। दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाती हैं और करवा चौथ वाले दिन विधि बहुत सुंदर तैयार होती है। सोने का हार उसने खरीद लिया था। नया हार पहनकर वो सबके सामने इतरा रही थी और उधर विधि सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपनी सास के पैर छूती है और फिर सास बहू मिलकर रात के लिए थोड़ी सी मिठाई बनाती हैं। विधि कथा के टाइम पर निधि का इंतजार करती है, लेकिन निधि नहीं आती। वो अपने अमीर दोस्तों के साथ में वहीं बड़े से पार्क में बैठकर कथा सुनती है। रात को दोनों बहनें चांद को देखकर अपना अपना व्रत खोल लेती हैं और उसके बाद में निधि अपनी ननद और पति के साथ बाहर खाना खाने जाती है। लेकिन वो जिस भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां भीड़ इतनी थी कि बैठने की जगह ही नहीं थी। 1.5 घंटे तक वो लोग इधर उधर घूमते रहे। तभी निधि की ननद कहती है, भाभी क्यों ना आपकी बहन के घर जाया जाए, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ और इतना इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। यार, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि घर जाकर कुछ बना लूं। ठीक है, मैं विधि को फोन कर देती हूँ कि हम लोग खाने पर उसके घर आ रहे हैं। विधि जब यह सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास के साथ मिलकर गरम गरम पूरियां और हलवा तैयार करने लगती है। सब्जियां तो वो पहले ही बना चुकी थी। निधि अपने पति और ननद के साथ जब उसके घर पहुंचती है तो वहां सब लोग उनका बहुत स्वागत करते हैं और फिर उसके बाद निधि देखती है कि विधि उस सिंपल सी साड़ी में और हल्के मेकअप के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो विधि,
मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। बेटा, व्रत जितनी सादगी से मनाया जाता है, सुंदरता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। चलो, बहुत बातें हो गईं। अब सबको भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो। फिर सब लोग खाना खाते हैं और उसके बाद वाह भाई, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट खाना है। पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी। सच में भैया, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है और कितने दिनों बाद हम इतना स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। लास्ट बस मम्मी के हाथ से खाया था। निधि देखती है कि विधि का परिवार बहुत प्यार से उन लोगों को खाना खिला रहा है और बड़ा ही मान सम्मान भी दे रहा है। सब लोग जब खाना खा लेते हैं तो विधि की सास अपने हाथों की बनी हुई गर्मा गर्म जलेबी लाती हैं। मुझे माफ कर दो विधि, मैं तुम्हें अपनी अमीरी दिखा रही थी, लेकिन सच मायने में तो अमीर तुम हो। यहाँ आकर पता चल रहा है कि त्योहार कैसे मनाया जाता है। मुझे तो तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा निधि। बस समझने की बात यह है कि त्योहार अकेले अकेले मनाने के लिए नहीं होता। त्योहार तो साथ मिलकर खुशियां बांटने के लिए होता है। तुमने सच कहा। अगली बारी हम करवा चौथ पर एक साथ सब कुछ करेंगे और मैं चाची जी से इतना स्वादिष्ट खाना बनाना भी सीखूंगी। निधि और विधि फिर एक साथ सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और इस तरह दोनों बहनों का करवा चौथ खुशी खुशी मन जाता है। सीतापुर गांव में भोला अपनी पत्नी रानी के साथ रहता है। भोला के पास खेती की कुछ जमीन भी थी, पर उस पर खेती करके बहुत ही मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। भोला के पास एक गाय थी। वो अपनी गाय को बहुत प्यार करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी रानी से कहता है, अब तो जल्दी है, हमारी गायें ब्याने वाली हैं। हाँ, अब तो जल्दी ही गाय दूध भी देने लगेगी। कम से कम घर का कुछ खर्चा तो सही से चलेगा अब। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कुछ दिनों के बाद भोला की गाय एक बछिया को जन्म देती है, पर बछिया को देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे देखो रानी, ये हमारी गाय का बच्चा कैसा है, इसके तो 2 मुंह है। हाँ जी, मैंने तो पहली बार ऐसी बछिया देखी है। देखी तो मैंने पहली बार है। हाँ, पर पता नहीं कि जिंदा रहेगी या नहीं। सुना है कि ऐसे जानवर कम ही जिंदा रहते हैं। हाँ, हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा इस बछिया का, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो गाय भी दूध देना बंद कर देगी, ये बात ध्यान रहे। हाँ, पर पहले आप किसी डॉक्टर को बुला लो और इस बछिया को दिखा दो। भोला जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर आकर बछिया का चेकअप करता है और कहता है, देखो भोला, अभी तो तुम्हारी बछिया बिल्कुल स्वस्थ है, पर तुमको इसकी बहुत देखभाल करनी होगी, वरना आगे इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद भोला अपनी पत्नी से कहता है, सुना ना तुमने क्या कहा डॉक्टर ने, हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना होगा। ठीक है जी। अब भोला और उसकी पत्नी राधा उस 2 मुंह वाली बछिया का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। दिन ऐसे ही बीतते गए और अब वो छोटी सी बछिया बड़ी हो गई थी। भोला की 2 मुंह वाली गाय हर दूसरे दिन बीमार ही रहती थी। उसके इलाज के लिए भोला ने कर्जा भी लिया था और अब कर्जे की रकम भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन भोला अपनी पत्नी रानी से कहता है, ये 2 मुंह वाली गाय जब से हुई है तब से ये हर दूसरे दिन बीमार ही रहती है। कितना पैसा खर्च कर चुके हम इस पर फिर भी ये सही नहीं हो रही है। हाँ, अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। हाँ, तो आपको तो पहले ही गांव वालों ने बोला था कि इसको मार दो, पर आपने किसी की कहाँ सुनी। बस करो रानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, चुप हो जाओ। नहीं जी, आप गुस्सा मत होइए, मैं तो बस आपको परेशान देखकर ऐसा कह रही हूँ। भोला अपनी पत्नी रानी की ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रात भर वो यही सोचता है कि इस 2 मुंह वाली गाय का वो क्या करे, और रात भर वो ठीक से नहीं सो पाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह वो जल्दी उठकर अपनी 2 मुंह वाली गाय के पास जाता है और उस 2 मुंह वाली गाय को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी उसकी पत्नी रानी उसको रोककर पूछती है, अरे आज आप सुबह सुबह इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ आज इसको थोड़ा ताजी ताजी घास खिला कर लेकर आऊं। हाँ ठीक है, ले जाओ, पर घर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर भोला अपनी 2 मुंह वाली गाय को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है।
जंगल के बीच में पहुंचकर वो उसको एक पेड़ के नीचे घास खाने के लिए छोड़ देता है और वहीं पास में बैठ जाता है और सोचने लगता है। इस गाय को यहीं पर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर काफी अच्छी घास है, यहाँ पर यह घास खा सकती है। अब मैं और ज्यादा इस दो मुंह वाली गाय की सेवा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी देर उस गाय के पास बैठकर भोला उस गाय को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है तो उसकी पत्नी रानी उससे पूछती है, अरे वो गाय कहाँ गई हमारी? उस गाय के बारे में मुझसे कोई सवाल मत करो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ बाद में। ऐसा कहकर भोला घर से बाहर चला जाता है। घर आकर भी भोला घर के बाहर ही बैठा रहता है। उस दिन ना तो उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया और ना किसी से कोई बात की। वो चुपचाप बैठा अपनी उस दो मुंह वाली गाय के बारे में ही सोचता रहा। अपनी उस दो मुंह वाली गाय के बारे में सोच सोचकर वो बहुत ही बेचैन हो जाता है और वो भागकर वापस जंगल की तरफ जाता है जहां उसने अपनी दो मुंह वाली गाय को छोड़ा था। अपनी गाय को वहीं खड़ा देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मुझे माफ कर देना गौ माता, मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ ऐसा किया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैंने आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। ऐसा कहकर भोला अपनी दो मुंह वाली गाय को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, रुको, रुक जाओ बालक। जंगल में किसी की आवाज सुनकर भोला डर जाता है और डरते डरते पूछता है, कौन है यहाँ? जैसे ही भोला पूछता है तभी उसके सामने एक देवी प्रकट होती है और कहती हैं, मैं वन देवी हूं। मैंने तुमको इस गाय को यहाँ छोड़ते हुए देखा और उसके बाद तुमको इस गाय को यहाँ वापस आकर ले जाते हुए भी देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? भोला वन देवी को अपने दो मुंह वाली गाय की सारी बातें बता देता है। भोला की बात सुनकर वन देवी कहती हैं, देखो वत्स, तुम एक बहुत ही भले इंसान हो, तुम बहुत ही दयालु हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो वापस नहीं आता। तुमने वापस आकर अपने दयालु होने का प्रमाण दिया है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसकी देखभाल करूंगा। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। तुम चिंता मत करो वत्स, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। उसके बाद वन देवी उस दो मुंह वाली गाय को सोने की गाय में बदल देती हैं और कहती हैं, ये लो वत्स, ये गाय अब कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। मैंने इस दो मुंह वाली गाय को सोने की जादुई गाय में बदल दिया है। अब इस दो मुंह वाली गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और दूसरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलेंगे। भोला वन देवी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी दो मुंह वाली गाय की तरफ देखकर कहता है, क्या आप सच कह रही हो? मेरी दो मुंह वाली गाय अब सोने की हो गई है? हाँ वत्स, ये सच है। और हाँ, अब से तुम्हारी गाय गोबर भी सोने का ही देगी। क्या? ये गोबर भी सोने का ही देगी? आपने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। मैं इसके इलाज पर बहुत सारे पैसे खर्च चुका हूँ और मैंने बहुत सारा उधार लिया था। अब मैं अपना सारा कर्ज भी उतार पाऊंगा। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है। अपनी दो मुंह वाली सोने की जादुई गाय को लेकर भोला घर आता है। घर के बाहर बांधकर भोला घर के अंदर जाता है। उसको देखकर उसकी पत्नी रानी कहती है, कहाँ चले गए थे आप, वो भी इतनी घबराहट में? मैं तो डर ही गई थी। भोला अपनी पत्नी रानी को गाय को जंगल में छोड़ने की बात बताता है। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी रानी कहती है, अच्छा, तभी आप सुबह से चुपचाप बैठे थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। अब कहाँ है गाय? अरे, अब वो कोई साधारण गाय नहीं है। मतलब? चलो मैं तुम्हें सोने की जादुई गाय दिखाता हूँ। सोने की जादुई गाय? आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कहकर भोला रानी को ले जाकर अपनी दो मुंह वाली सोने की गाय दिखाता है। गाय को देखकर रानी चौंक जाती है और कहती है, ये गाय तो दो मुंह वाली है, हमारी गाय है, और ये सोने की कैसे हो गई? भोला रानी को वनदेवी वाली सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर भोला की पत्नी रानी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सुनो जी, अब तो हम गरीब नहीं रहेंगे, हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। क्या ये सच है जी जो आप कह रहे थे? हाँ, सही कहा तुमने, और जो मैंने कहा था वो भी सच है। रुको, मैं अभी दिखाता हूँ तुमको।
ऐसा कहकर वो उस दो मुंह वाली सोने की गाय से हाथ जोड़कर कहता है, हे गोमाता, मुझे चांदी और सोने के सिक्के चाहिए। ऐसा सुनते ही गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और एक मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी वो सब सिक्के इकट्ठे कर लेती है और कहती है, हे भगवान, इतने सारे सिक्के! मैंने आज से पहले इतने सिक्के नहीं देखे। तूने क्या? मैंने भी नहीं देखे। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के देख पाएंगे। ये सब हमारी इस दो मुंह वाली गाय की वजह से ही हुआ है। अब तो रोज देखने की आदत डाल लो। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन भोला वो सोने और चांदी के सिक्के लेकर शहर जाता है और वहां जाकर उनको बेचकर पैसे ले आता है। उसके बाद उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है। कुछ दिन बाद वो जमींदार के पास जाकर उसको सारे पैसे दे देता है। जमींदार पैसे तो ले लेता है पर सोच में पड़ जाता है। ये इस भोला के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं? इसके पास तो पैसे थे ही नहीं। कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर जमींदार भोला के जाने के बाद अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे भेजता है और ये पता लगाने को बोलता है कि भोला के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसके आदमी भोला के पीछे पीछे उसके घर जाते हैं और छुपकर उस पर नजर रखने लगते हैं। वो लोग भोला को उसकी दो मुंह वाली सोने की गाय से सोने और चांदी के सिक्के मांगते हुए देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग जाकर जमींदार को सारी बात बता देते हैं। उनकी बातें सुनकर जमींदार कहता है, अच्छा, तो ये राज है पैसों का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक दिन गांव में मुझसे भी बड़ा आदमी बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ, जाकर उसकी दो मुंह वाली गाय को उठाकर मेरे पास ले आओ। उसके आदमी रात के अंधेरे में भोला के घर जाते हैं और गाय को चुराने की कोशिश करते हैं, पर वो गाय उन लोगों को अपनी सींगों से मारने लगती है। वो लोग गाय को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते और वापस जमींदार के पास जाते हैं। उसके बाद वो उन लोगों के साथ भोला के घर जाता है। वहां जाकर वो अपने आदमियों से भोला को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भोला को पकड़ लेते हैं और जमींदार उसको लेकर दो मुंह वाली सोने की गाय के पास जाता है और कहता है, बोल, अपनी इस गाय से मुझे सोने और चांदी के सिक्के दे, वरना हम लोग तुझे मार देंगे। भोला डर के मारे अपनी गाय से कहता है, हे गोमाता, इन लोगों को सोने और चांदी के सिक्के दे दो। भोला के ऐसा कहते ही गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और दूसरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। जमींदार के आदमी उन सिक्कों को बोरियों में भर लेते हैं। सिक्के मिलने के बाद जमींदार बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अब जब जब मैं कहूंगा मुझे तेरी इस गाय से सोने के सिक्के चाहिए, और अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुझे और तेरी बीवी को मार दूंगा। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। जमींदार घर जाकर जैसे ही वो सिक्कों की बोरियां खोलता है, उसमें से सोने और चांदी के सिक्कों की जगह सांप निकलते हैं। बड़े बड़े और जहरीले सांप देखकर वो लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वो सांप उन लोगों को डस लेते हैं। जहर की वजह से वो लोग मर जाते हैं। जमींदार को उसके लालच करने की सजा मिल जाती है।